नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के बाद बाराबंकी के मंदिर में मची भगदड़, 2 की मौत, 29 श्रद्धालु घायल। सावन का तीसरा सोमवार आज रात्रि से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की कतारें, हर हर बम बम के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। सीएम योगी बने यूपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड। सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा, आज स्थलीय निरीक्षण के साथ सीएम करेंगे समीक्षा। 2 अगस्त को पीएम मोदी के दौरे से पहले कर रहे हैं निरीक्षण। यूपी के 66 पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर, मोनालिसा जौहरी ब्राइच की नई एसडीएम बनी है। आगरा में श्रद्धा पांडे को नई जिम्मेदारी। यूपी के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट, ललितपुर में सबसे ज्यादा बारिश, 5 डैम ओवरफ्लो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर आज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर करीब 3 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी, तो सर्किट हाउस में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अफसरों संग बड़ी बैठक भी करने वाले हैं। तो 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा है और उससे पहले आज सीएम योगी वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। तो कार्यक्रम स्थलों का सीएम करेंगे निरीक्षण। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी के दौरे को लेकर अफसरों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। तो आपको बता दें, 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा है। सीएम पीएम के कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण करेंगे। 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आज से उनके दौरे की शुरुआत हो रही है। दोपहर 3 बजे का समय जब वाराणसी पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया, तो विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अफसरों के साथ बड़ी बैठक भी करने वाले हैं। तो सर्किट हाउस में ये बैठक होगी। इस बैठक में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर हैं और उससे पहले सीएम योगी उनके कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण करने पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अफसरों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। आपको बता दें, सर्किट हाउस में ये बैठक होगी। इस बैठक में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बने हैं योगी। आज 132 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसी के साथ आपको बता दें, गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो रिकॉर्ड तोड़ सीएम ने इतिहास रचा है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बने योगी। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां से लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं योगी। 8 साल 132 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। तो गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो रिकॉर्ड तोड़कर सीएम योगी ने इतिहास रचा है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बने हैं योगी।
और अब बात कर रहे हैं औरैया की, जहां कमल कुमार सिंह बने हैं औरैया के नए उपजिलाधिकारी। अब तक संभाल रहे थे उपजिलाधिकारी का पद आजमगढ़ में चंद्र प्रकाश सिंह एसडीएम हाथरस बने हैं। इसी के साथ आपको बता दें, यूपी शासन ने 66 उपजिलाधिकारियों के तबादले किए हैं। तो इन तबादलों का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाना है। जल्द नए अधिकारी संभालेंगे अपने अपने कार्यभार। बड़ी खबर आपको औरैया से बता रहे हैं, जहां इसी के साथ जल्द नए अधिकारी अपने अपने कार्यभार संभालेंगे। तो तबादलों का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इसी के चलते यूपी शासन ने 66 उपजिलाधिकारियों के तबादले किए हैं। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं बरेली की, जहां गर्लफ्रेंड से मिलने गए प्रेमी की जमकर पिटाई हुई है। चोर समझकर स्थानीय लोगों ने प्रेमी को पकड़ा और सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ा है। तो प्रेमी से पूछताछ में प्रेम संबंध निकलने पर चालान किया। बरेली के भोजूपुरा थाना क्षेत्र के धौरा टांडा की यह घटना आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं औरैया की। औरैया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कमल कुमार सिंह बने हैं औरैया के नए उपजिलाधिकारी। तो यूपी शासन ने 66 उपजिलाधिकारियों के तबादले किए हैं। अब तक संभाल रहे थे उपजिलाधिकारी का आजमगढ़ में पद। तो चंद्र प्रकाश सिंह एसडीएम हाथरस बने एसडीएम आजमगढ़। तो यूपी शासन ने 66 उपजिलाधिकारियों के तबादले किए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इन तबादलों का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। तो जल्द नए अधिकारी संभालेंगे अपने अपने कार्यभार। औरैया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इन तबादलों का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। तो यूपी शासन ने 66 उपजिलाधिकारियों के तबादले किए हैं। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, कमल कुमार राय बने औरैया के नए उपजिलाधिकारी। अब तक आपको बता दें, आजमगढ़ में उपजिलाधिकारी का पद संभाल रहे थे। तो चंद्र प्रकाश सिंह एसडीएम हाथरस बने एसडीएम आजमगढ़। तो यूपी शासन ने 66 उपजिलाधिकारियों के तबादले किए हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर नोएडा से है, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। फायरिंग में लुटेरा घायल हुआ है। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ है। तो मौके से लाखों का माल भी बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है। नोएडा सेक्टर 11 का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ है। मौके से लाखों का माल भी बरामद किया गया है। तो आरोपी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। तो फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। नोएडा सेक्टर 11 का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ में 50,000 का इनामी कुख्यात बदमाश ढेर हुआ है। 50,000 का इनामी बदमाश डब्लू यादव मारा गया है। नोएडा एसटीएफ, बिहार पुलिस, हापुड़ पुलिस ने ये मुठभेड़ हुई है। तो उपचार के दौरान बदमाश डब्लू यादव मौत हो गई है। बेगूसराय बिहार से हत्या मामले में फरार था ये आरोपी। मृतक बदमाश पर लूट, हत्या सहित करीब 2 दर्जन केस दर्ज थे। तो कब्जे से पिस्टल, तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। थाना सिंभावली क्षेत्र के बडटा नहर पर यह मुठभेड़ हुई है। तो बेगूसराय बिहार से हत्या के मामले में फरार था डब्लू। मृतक बदमाश पर लूट, हत्या सहित करीब 2 दर्जन केस दर्ज थे।
तो इसके कब्जे से पिस्टल, तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। पुलिस से बल्हेपुर में ये मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई, पैर में गोली लगी। घायल बदमाश फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। हत्या की वारदात शामिल था। आरोपी ने कबूल किया जुर्म। तो कब्जे से असलहा बरामद किया गया है। फिलहाल घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी है। और 28 जुलाई 2025 को थानाध्यक्ष पिपरी को जरिए मुखबिर घात सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 25 जुलाई 2025 को मखदूमपुर क्षेत्र में हुई हत्या के अभियुक्त वो जनपद की सीमा को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उस अभियुक्त को पकड़ने के लिए टीम द्वारा घेराबंदी की गई और जब वो घेराबंदी कर रहे थे तभी एक व्यक्ति पुलिस की टीम की तरफ आता हुआ दिखाई दिया और पुलिस की गाड़ी को देखकर वो भागने लगा। जो भलेपुर कसेंदा मार्ग जो जनपद प्रयागराज का लिंक रोड है उस ओर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा उसकी घेराबंदी की जाने लगी तो उसने पुलिस टीम के ऊपर फायर किया। पुलिस टीम द्वारा उसको सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने पुनः पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मसुरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली उसके पैर में लगी है। 28 जुलाई 2025 को आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर नोएडा से है, जहां सेंट्रल नोएडा के थाना सूरजपुर क्षेत्र में मोजर बियर गोल चक्कर के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान बदमाश रिपन दास, जो पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर का निवासी है और नोएडा के निठारी में रह रहा था, तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। घायल बदमाश को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एडिशनल डीएसपी हृदय कठेरिया ने बताया कि बदमाश के पास से अवैध हथियार, कारतूस और चोरी की बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल बरामद की है। तो रिपन दास पर कई धाराओं में मुकदमे पहले भी दर्ज हैं। सूरजपुर थाना पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब उसको रोकने का इशारा किया गया, वह नहीं रुका। पुलिस टीम द्वारा जब उसका पीछा किया गया तो उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे उसकी गोली लगी। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम रिपन दास बताया। उसका आपराधिक इतिहास भी मिला है। उसके पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, कार्टेज और घटना मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस संदर्भ में अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवसानेश्वर मंदिर में भगदड़ मची। जलाभिषेक के दौरान करंट लगने से यह भगदड़ मची है। इस हादसे में 2 की मौत हो गई है, वहीं 29 श्रद्धालु घायल हैं। तो बिजली का तार गिरने से यह हादसा हुआ। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां टीन शेड पर टूटकर गिरा बिजली का तार। तो त्रिवेदीगंज सीएचसी में घायलों का इलाज चल रहा है। 10 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। हैदरगढ़ सीएचसी में 26 श्रद्धालुओं का इलाज जारी है। तो बड़ी खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां 10 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। हैदरगढ़ सीएचसी में 26 श्रद्धालुओं का इलाज जारी है। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक श्रद्धालु की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, लगातार निगरानी में है। जहां अवसानेश्वर मंदिर में ये भगदड़ का मामला है और इसी मामले से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां जलाभिषेक के दौरान करंट लगने से भगदड़ मची और इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 29 श्रद्धालु घायल हुए हैं। तो फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। बिजली का तार गिरने से यह हादसा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरीके से इस मामले में एक के बाद एक लगातार अपडेट आ रहा है, फिलहाल जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है, कहां इलाज चल रहा है?
राहुल अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। तन्वी, जो हादसा जब ये हुआ था तो करीब 3 दर्जन से अधिक लोग घायल थे, जिनको स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने को देखते 5 लोगों को जिला अस्पताल ले आया गया। अभी हम लोग जिला अस्पताल में मौजूद है, जहां पर 5 मरीज भर्ती थे गंभीर हालत में, जिनमें से 2 की तबीयत में सुधार होते देख सही हो जाने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, और 3 पेशेंट यानी 3 मरीज अभी भी भर्ती हैं, उनके तीमारदार यहाँ मौजूद हैं। 2 युवकों की मौत हो गई थी। ये बताया जा रहा है कि जो हादसा हुआ है तो मंदिर के दूसरे द्वार की तरफ से जो टीन शेड है उस पर तार टूट करके बिजली का गिर गया था, और कई ऐसे भक्त जो वहां पर मौजूद थे, वो जो खंबे से सट के खड़े हुए थे, उनके करंट महसूस हुआ या करंट तेज लग गया, जिसकी आवाज ज्यादा होने की वजह से एक तो वहां का माहौल ये हो गया, भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे एक दूसरे से। उसमें 2 लड़कों की मौत हो गई। एक छोटी सी बच्ची अभी यहाँ अंदर अस्पताल में भर्ती है, उसके भी हाथ में करंट लगा है। 2 अन्य मरीज भी यहाँ हैं, और करीब 26 से अधिक लोग इसमें घायल होकर के अस्पताल लाए गए थे, जो सुरक्षित ठीक हो जाने के बाद अपने घर भेजे जा चुके हैं। बिल्कुल राहुल, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस हादसे का संज्ञान लिया गया है, उस पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, जैसे ही ये हादसा हुआ है, बाराबंकी के जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं पुलिस अधीक्षक के साथ। उन्होंने जायजा लिया, लोगों को अस्पताल पहुंचाने लगे, और क्योंकि ये आज कुछ वर्षा भी मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार वहां पर कराई जानी थी। मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में यह मामला जब आया इस हादसे के बाद, उन्होंने गहरा दुख जताया है और अधिकारियों को आदेश दिए हैं ज्यादा से ज्यादा सचेत रहने के, और लोगों को चीज जितनी भी जरूरतें हैं उनको मुहैया कराए जाने की। तभी हमारे साथ कुछ ऐसे परिजन मौजूद हैं जिनके परिवार के लोग यहाँ पर एडमिट हैं, जो घायल हो चुके थे। हम उनसे बात करेंगे और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वहां पर वास्तविक रूप से क्या हुआ जो इन्होंने देखा था। अब इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप, आप मंदिर में थे जिस समय यह हादसा हुआ? हाँ, जहाँ पर लाइन लगी थी वहाँ पर। तो जहाँ लाइन थी आप वहाँ थे? हाँ, जो 3 सेट के हम बाहर। 3 सेट के बाहर बैठी थी वो अंदर। कितनी भीड़ अस्पताल में रही होगी जिस समय का मामला? हम तो त्रिवेदीगंज लेकर गए थे वहाँ पर, जिस एम्बुलेंस से गए थे उसमें 5 पेशेंट थे, सब टोटल मिलाकर 13 लोग थे। जिस समय ये हादसा हुआ, लोग बताते हैं करंट लगने की वजह से हुआ, तो क्या थी असली वजह? क्या आपको लगता है वहाँ क्या हुआ, क्या था? हाँ, उसी में करंट लगा, भगदड़ मची, उसी में हादसा हुआ। क्या ज्यादा लोग वहाँ चोटिल थे? हाँ, चोटिल थे। आपके हिसाब से कितने लोगों को चोट आई होगी? अब हम तो अपने पेशेंट को लेकर तुरंत भागे वहाँ। कौन है पेशेंट आपको? पेशेंट है पलक वर्मा। वो बच्ची है? कितनी बड़ी है? 13 साल की। उसको क्या हुआ था? करंट लगा? तो करंट लगा था उसको, ले जो उनके महिला साथ में थी वो लेकर उनको बैठी हुई थी। हम लोग तुरंत आए आनंद फानंद में, तुरंत उसको बाहर मेला समिति के पास पहुंचाए। प्रशासन की तरफ से सहयोग मिला? शासन की तरफ एम्बुलेंस आई? एम्बुलेंस आई समय पर? हाँ, समय पर आई। इलाज में कोई दिक्कत? इलाज में कोई दिक्कत। तो जो जिस समय का हादसा है, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि वहाँ मंदिर के आसपास यदि मंदिर प्रांगण में लोग कितने थे उस समय? लगभग कितने लोग रहे होंगे? लगभग मंदिर प्रांगण में भीड़ ज्यादा थी। अच्छा, पिछले बहुत ज्यादा थी। हाँ। तो दबाव ज्यादा था। दबाव ज्यादा था? हाँ, जनता का दबाव ज्यादा था। वहाँ व्यवस्थाएं में कोई कमी लग रही थी क्या आपको? व्यवस्थाएं में तो कोई कमी नहीं थी। जो ज्यादा लोग होंगे तो व्यवस्थाएं उसी हिसाब से होगी ना। तो अभी बच्ची की तबीयत में सुधार है? हाँ, बच्ची की तबीयत में सुधार है। तो ये इनका कहना है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ था, ये वहाँ परिसर में मौजूद थे, भी जलाभिषेक करने के लिए गए थे। करंट उतरा, 2-3 लोग 4 लोग करंट की चपेट में जब आए तो उनके आवाज से वहां के लोगों में ये भयाक्रांत चूंकि हो ही जाते हैं, इस तरह की कोई बात होती है, जिसको देख करके भगदड़ मच गई। काफी बड़ी संख्या में मंदिर में श्रद्धालु एकत्रित हुए थे। बिल्कुल, और राहुल जिस तरीके से मंदिरों में अब देखिए सावन के सोमवार भी चल रहे हैं, तो मंदिरों में भीड़ को नियंत्रित करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल तन्वी, स्थितियां ये हो चुकी हैं। जनपद बाराबंकी की अगर बात करें तो बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव रामनगर में और सावनेश्वर महादेव हैदरगढ़ में स्थित है, जहां पर पूरे सावन में के सोमवार जो होते हैं रात्रि 12 बजे से कपाट खुल जाते हैं और लगातार अगले दिन रात तक दर्शन चलता रहता है। तो एक अनुमान के हिसाब से अगर देखा जाए तो कल करीब 3 से 3.5 लाख व्यक्ति ने जलाभिषेक किया होगा। तो जब स्थिति ये हो जाती है तो पुलिस बल का ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर नियुक्ति की जाती है, विशेष व्यवस्था की जाती है। क्योंकि एक बात तो जरूर कही जा सकती है कि अगर इतने पुख्ता इंतजाम नहीं होते तो जो हादसा हुआ था इतना तेजी से उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाना, चूंकि देर रात का मामला है,
वहां पर मुस्तैदी तो कहीं ना कहीं देखने को मिली है, लेकिन ये हादसा हैरान कर देने वाला है कि जब इतनी बड़ी जगह, जहां इतनी बड़ी गैदरिंग होती है पब्लिक की, वहां पर इस तरह की हीला हवाली का क्या कारण था कि बिजली का तार बिल्कुल। टूट करके उसमें करंट आने लगा। ये एक जांच का विषय और जरूर है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर कतारों में लग के लोग मंदिरों में अंदर जाते हैं तो प्रांगण में इतनी ज्यादा भीड़ कैसे आ जाती है, इतने लोग इकट्ठा कैसे हो जाते हैं एक साथ? देखिए तन्वी, कितना भी प्रयास किया जाता है, आपने एक चीज को जरूर गौर किया होगा कि ये जो वीआईपी कल्चर है, ये देश से जानने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कतारों में लगना आप निशान के खिलाफ समझते हैं, भले वो दर्शन करने क्यों ना आए हो, और बड़ी संख्या में अपने साथ एक टोली लेकर के चलते हैं, जिसको दूसरे गेट से जबरदस्ती पास कराने का प्रयास किया जाता है। इसके चलते काफी संख्या में लोग प्रांगण के अंदर एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि मंदिरों में जो प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है कि सीधी एक लाइन से जाने के लिए और दर्शन करके जब अभिषेक कर लेते हैं तो दूसरी लाइन से बाहर निकलने के लिए वो रास्ता बना दिया जाता है, ताकि किसी तरह से भीड़ इकट्ठा न होने पाए। लेकिन निकलने के रास्ते से जब लोग जल चढ़ाने के लिए एंट्री करने लगते हैं, तब वहां पर भीड़ का माहौल ज्यादा बन जाता है। बिल्कुल, देखना होगा इसकी जांच में क्या बातें निकलकर सामने आती है। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंदिर में भगदड़ मची और इस भगदड़ से 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं करीब 29 श्रद्धालु घायल हुए। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। आगे बढ़ते खबरों में, अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद जनपद में 27 जुलाई को 29 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच प्रारंभिक परीक्षा 2023 शांतिपूर्ण और सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने परीक्षा के दौरान विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं पुलिस बल को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। आपको बता दें, इस परीक्षा में कुल 12,936 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 4,796 उपस्थित हुए, जबकि 8,140 अनुपस्थित थे। परीक्षा सुबह करीब 9:30 बजे शुरू हुई, जो दोपहर करीब 12:30 बजे तक चली। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी गई और प्रशासन, पुलिस तथा शासन की विशेष सतर्कता के कारण परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी रूप से संपन्न हुई। तो फर्रुखाबाद से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां परीक्षा पूरी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। क्यों नजर आएगी? माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव साहब, मुख्य सचिव साहब लगातार सकुशल एग्जाम कराने के लिए समीक्षा करते रहे। सबके सख्त निर्देश हैं, सब अपने काम में लगे हुए हैं, तो खामी तो कुछ हो ही नहीं सकती थी। खामी नहीं है, सब सहज सुचारू ढंग से एग्ज़ाम चल रहा है। हाँ, बच्चों की उपस्थिति थोड़ी कम है, क्योंकि पुराना एग्जाम है, 5-6 साल पहले का एडवर्टीजमेंट है, तो इस बीच में तमाम जगह पर नौकरी लोग कर लेते हैं। इसकी कितने % रहा है? अलग अलग जगह है, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।